Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. Now इस वीडियो में मैं आप सबको एडवांस मशीन डिजाइन के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा चैप्टर नंबर 2 के, ठीक है। जैसा कि 24 अगस्त को हमारा फर्स्ट पेपर है AMD और इसके ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चंस आने वाले, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 1 और 2 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक है, और हो सकता है 4 मार्क्स में भी आ जाए। और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके इस सेकेंड चैप्टर से होंगे, इसके मैं कुछ टॉपिक के क्वेश्चन बताऊंगा, ओके। और पहला जो चैप्टर है इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर्च करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं थोड़ा बहुत इसका जो है थ्योरी बता दूंगा। जैसे इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिजाइन बेस्ड ऑन रिलायबिलिटी, इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं एक लेक्चर बना दूंगा कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे। और रही बात इस टॉपिक में, तो इसमें जो है बहुत सारा चीज आपका थोड़ा बहुत सोम से मिलता जुलता है, मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टीज और मशीन डिजाइन का बेसिक वाला जो है ना इसमें वो है, ओके। तो इसमें मैं ऑलमोस्ट आपको ये फेलियर एनालिसिस तक जो है वहां तक का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। इसके बाद का जो ये फेलियर मोड है इसका मैं थ्योरेटिकल लेक्चर बना दूंगा एक, और इसका भी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी थ्योरेटिकल लेक्चर बना दूंगा, ओके। ना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें पूछा गया है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द आइडियल इलास्टिक स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल के, ठीक है। तो स्ट्रेन हार्डनिंग टर्म जैसे ही आ रहा है, इसका मतलब कोई भी ग्राफ ऐसा वाला सर्च करो जिसमें स्ट्रेन बढ़ने के साथ साथ आपका स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो वैसा वाला सिर्फ ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये तो कभी नहीं होगा। बट इस केस में देखो, इसके बाद भी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, उसके बाद यहाँ पे खत्म हो गया और इसके बाद यहाँ पे क्या है, इंक्रीजिंग ही ऑर्डर में है, ठीक है। तो यहाँ तक जो आपका है ये प्रोपोर्शनल लिमिट का ग्राफ है और इसके बाद जो है स्ट्रेन भी इंक्रीज कर रहा है और स्ट्रेस भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फाइंड आउट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ स्टील शोन एज द शेडेड रीजन, ठीक है। ये जो शेडेड रीजन है इसमें इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तक तो आपका इलास्टिक लिमिट होगा, ये आपका नेकिंग होगा और ये वाला जो टर्म है यहाँ पे देखो स्ट्रेस भी बढ़ रहा है और स्ट्रेन भी बढ़ रहा है और स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये वाला आपका स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे आके वो रैप्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है, द स्ट्रेस बिलो विच अ मटेरियल हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी नॉट फॉलिंग अंडर रिवर्सिबल। जैसे ही आपको अंडर रिवर्सिबल टर्म आया, इसका मतलब यहाँ पे रिवर्सिबल लोड लग रहा है, फेटिक फेलियर यहाँ पे होगा और फेटिक फेलियर से बचने के लिए जो लिमिटेशन होता है वो इंड्योरेंस लिमिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द क्रीप आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्ट्रेन रेट विच सॉज विथ इंक्रीजिंग टाइम। टाइम के साथ जो है कौन सा क्रीप का स्टेज सबसे ज्यादा इफेक्टिवली दिखता है। तो स्ट्रेन रेट में सबसे ज्यादा जो होता है वो इस टाइप का होता है, यहाँ से ऐसे करके ये ऐसे, ये आपका प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी होता है, ये टर्सरी। तो यहाँ पे देख लो सबसे ज्यादा जो फ्लैट कर्व है और जहाँ पे तेजी से ग्रो करता है वो प्राइमरी रीजन में करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा प्राइमरी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फैटिक क्रैक इन ए साउंड एंड स्मूथ स्पेसिमेन टेक। स्मूथ स्पेसिमेन जितना रहेगा, जितना ज्यादा स्मूथनेस होगा उसमें उतना ही लेट से इनिशिएशन होगा और प्रोपागेशन होगा क्रैक का। क्रैक इनिशिएशन होने में ज्यादा टाइम होता है एज कंपेयर टू प्रोपागेशन, ठीक है। इनिशिएशन का मतलब आपका मटेरियल पहले बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल सरफेस फिनिश एकदम क्लीन है और बहुत देर चलने के बाद थोड़ा सा क्रैक स्टार्ट हुआ, ठीक है। जैसे ही क्रैक स्टार्ट हुआ और थोड़ा देर आप इसको और ज्यादा चलाओगे तो ये प्रोपागेट होगा जल्दी जल्दी, ठीक है। तो इनिशिएशन होने में टाइम लगता है और प्रोपागेशन होने में थोड़ा कम टाइम लगता है एज कंपेयर टू इनिशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में आता है। तो अप टू फ्रैक्चर तक का जो स्ट्रेन एनर्जी होता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ टफनेस। जैसे यहाँ पे अगर ये किसी मटेरियल का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है तो यहाँ पे आके फ्रैक्चर होता है, तो इसके बीच का टोटल एनर्जी जो होगा पर यूनिट वॉल्यूम मटेरियल का वो होगा मॉड्यूलस ऑफ टफनेस, ठीक है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट एनी स्टेज ड्यूरिंग स्टडी स्टेट द स्ट्रेन इज। तो किसी भी स्टेज में स्टडी स्टेट स्ट्रेन जो होता है वो दोनों टाइप का होता है, इलास्टिक भी होता है, प्लास्टिक भी होता है। सभी मटेरियल में कुछ ना कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है कि जैसे ही आप उसको अनलोड करोगे तो वो फिर से अपना शेप जो है रिगेन करने का कोशिश करता है, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो डेफिनेटली सब में होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेटेलिक मिनरल क्रीप बिकम एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन एट।
मतलब हमें ये पूछा जा रहा है कि क्रीप किस कंडीशन में जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंसीडर करने के लिए। मतलब जब आप डिजाइन कर रहे हो तो कब आप क्रीप को कंसीडर करोगे, क्रीप की वजह से फील हो सकता है, इस बात को कंसीडर करोगे। तो इस ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, ठीक है। एक होता है होमोलोगस टेम्परेचर, होमोलोगस टेम्परेचर जो कि होता है आपका हाफ ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिसके बाद जो है आपका मटेरियल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो होमोलोगस टेम्परेचर पे जब आपका मटेरियल यूज हो रहा है, जब आप मटेरियल को यूज कर रहे हो कोई कंपोनेंट को, अगर यूज करते वक्त उसका टेम्परेचर होमोलोगस, उस मटेरियल के होमोलोगस टेम्परेचर तक इंक्रीज कर रहा है, तो उस समय आपको क्रीप फेलियर को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, हाफ ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑन एब्सोल्यूट स्केल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म नॉमिनल स्ट्रेस इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्केल इम्प्लाइज। तो नॉमिनल स्ट्रेस जो होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में, वो कौन सा होता है आपका माइल्ड स्केल में? एवरेज स्ट्रेस होता है। एवरेज स्ट्रेस मतलब अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2, जैसे अगर ये आपका रिवर्सिबल टाइप का लग रहा है, एक सिग्मा 1 है एक सिग्मा 2, तो एवरेज स्ट्रेस या नॉमिनल स्ट्रेस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2/2 ये आपका हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे ये इसके आने के थोड़े चांसेस कम है, बट फिर भी थोड़ा सा देख लो। माइल्ड स्टील, प्योर कॉपर आयरन और कास्ट आयरन, इन सब का स्ट्रेस स्ट्रेन का है। तो माइल्ड स्टील का सब तो ये तो फेमस है, ये सब आपने पढ़ा ही होगा। और कास्ट आयरन जो है ब्रिटल होता है, तो उसका आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एंड प्योर एल्युमिनियम जो है आपका वो ये हो जाएगा, और कॉपर का भी यही होगा, ठीक है। ये सब याद रखने वाला चीज है इसमें। और अगर चाहो तो थोड़ा सा दिमाग लगा कर भी इसको याद रख सकते हो। अगर थोड़ा सा सोचो, जैसे यहाँ पे मैंने ब्रिटल इसको इसलिए बोला, कास्ट आयरन ब्रिटल होता है, इसमें कोई भी स्ट्रेन नहीं होगा, ये डायरेक्ट फेल होगा, इसलिए यहाँ पे ये इसको मैंने टिक किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको मैच करना है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप को। सबसे पहले है जो इन इलास्टिक मटेरियल। इन इलास्टिक मटेरियल किसको बोलते हैं? वैसा मटेरियल जिसमें अगर आप लोड को रिमूव भी कर दो तो उसका स्ट्रेन रिकवर नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखो, यहाँ पे स्ट्रेस इज नॉट रिकवर्ड आफ्टर अनलोडिंग। अगर रिकवर्ड हो जाएगा तो उसको इलास्टिक बोलेंगे, अगर नहीं हुआ तो इन इलास्टिक बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका रिजिड प्लास्टिक मटेरियल, ठीक है। रिजिड प्लास्टिक मटेरियल का मतलब होता है जिसका स्ट्रेस स्टार्टिंग में 0 और उसके बाद कांस्टेंट हो जाए, ठीक है। तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। और डक्टाइल मटेरियल सिंपल, जिसमें बहुत ज्यादा प्लास्टिक जो हो। डक्टाइल का मतलब ही होता है वो डक्टिलिटी जिसमें हो, और वो जिसको आप कंप्रेस कर सको या तो फिर खींच खींच के लंबा कर सको, ठीक है। तो उसमें प्लास्टिक जोन बहुत ज्यादा होगा। ब्रिटल मटेरियल जिसमें थोड़ा सा भी प्लास्टिक जोन नहीं होता है, इसका आप प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आप नहीं कर सकते हो, ये डायरेक्ट फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैचिंग वाला क्वेश्चन है। सबसे पहला देखो, इसको पढ़ता है, ठीक है। इसको पढ़ने से आपको पता चलेगा कि है किसके बारे में। मटेरियल कंटिन्यूज टू डिफॉर्म विथ टाइम अंडर सस्टेन्ड लोडिंग, ठीक है। टाइम का जैसे ही आया और कंटिन्यू डिफॉर्म आया, तो इसका मतलब ये क्या होगा? क्रीप होगा। तो 2 का ये वाला हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल टू रिपीटेड रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। रिवर्सल स्ट्रेस आया और रिपीटेड आया, मतलब ये होगा आपका फैटिग। नेक्स्ट है आपका मटेरियल हैज ए हाई प्रोबेबिलिटी नॉट फॉलिंग अंडर रिवर्सिबल स्ट्रेस ऑफ मैग्नीट्यूड बिलो द लेवल। जैसे ही यहाँ पे लेवल ऑफ और मैग्नीट्यूड टर्म आया और रिवर्सिबल स्ट्रेस आया, तो सिंपल सा होगा कि ये आपका इंड्योरेंस लिमिट का बात कर रहा है। नेक्स्ट है आपका मटेरियल कंटिन्यू टू डिफॉर्म विदाउट मच इंक्रीज इन स्ट्रेस। तो सिंपल एक ही तो बचा आपका, प्लास्टिक। फिर यहाँ पे भी आपको मैचिंग करना है, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, पहला देखो आप यील्ड पॉइंट आपका कौन सा होगा, ठीक है। मैं यहीं पे बता देता हूँ, ये जो आपका होगा रैप्चर, ये रैप्चर पॉइंट होगा, बिकॉज यहाँ पे आने के बाद वो क्या होगा? फ्रैक्चर हो जाएगा। ये अल्टीमेट मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रेस यहीं पे कैरी कर सकता है। और ये आपका यील्डिंग हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल लिमिट। तो उस हिसाब से ऑप्शन मैच कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे भी आपको मैच करना है टेंसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, ठीक है। तो अब इसमें एक ये जो टर्म है, इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो बाकी तीनों टर्म यहाँ पे देख लो। देखो, कंटिन्यूज टू डिफॉर्म विदाउट मच इंक्रीज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। बिना थोड़ा सा भी स्ट्रेस इंक्रीज किए हुए कंटिन्यूअसली अगर वो इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब क्या होगा? वो प्लास्टिक होगा, ओके। फिर है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन। तो इसको बोलते हैं टेंसिटी, मतलब जब आपका टेंशन में बॉडी हो और उस समय अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होगा उसको टेंसिटी बोलते हैं।
फिर यहाँ पे बोला गया डक्टिलिटी, ये तो पता ही होगा, एबिलिटी टू बी ड्रॉन आउट बाय टेंशन टू ए स्मॉल सेक्शन विदाउट रेस्ट, ठीक है। और मेलिएबिलिटी के केस में क्या हो जाएगा आपका कंप्रेशन, एक्सटेंशन इन ए डायरेक्शन विदाउट रैप्चर। नाउ अब तक हमने जो भी देखा वो था सिंपल इंजीनियरिंग मटेरियल और उसके प्रॉपर्टीज के रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो। अब थोड़ा सा देखते हैं मशीन डिजाइन से रिलेटेड जो उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है द साइज ऑफ ए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर ए फैटिग टेस्टिंग मशीन इज इंक्रीज, ठीक है। एक फैटिग टेस्टिंग मशीन है जिसका साइज जो उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। द इंड्योरेंस लिमिट फॉर मटेरियल, तो मटेरियल का जो इंड्योरेंस लिमिट होगा वो क्या होगा। अब सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई छोटा सा सॉफ्ट लो छोटा डायमीटर का और एक बहुत बड़ा डायमीटर का सॉफ्ट लो, ठीक है, और दोनों को आप सेम स्पीड से रोटेट करो तो इस वाले पे ज्यादा बेंडिंग लोड होगा एज कंपेयर टू इसमें, ठीक है। तो ये वाला जल्दी फेल होगा एज कंपेयर टू दिस। तो अगर आप साइज बड़ा करोगे तो आपका जो इंड्योरेंस लिमिट है वो डिक्रीज हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वो सिर्फ आंसर देख के सॉल्व नहीं कर रहा। सोच रहे हो कि मैंने आंसर देख लिया सॉल्व कर, नहीं, मैं कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि होता कैसे है और क्या लॉजिक है। तो जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे, आपके दिमाग में नहीं होगा, तब तक आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी होना ही चाहिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कुछ ही क्वेश्चन के आंसर आप रट पाओगे, सारे क्वेश्चन के आंसर रट नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करो कि जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर अगर मैं यहाँ पे जो टॉपिक का क्वेश्चन बता रहा हूँ पहले आप इसका थ्योरी पढ़ के आओ, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन करो, पहले खुद से लगाने का क्वेश्चन करो, नहीं हो रहा तो फिर मैं बता ही रहा हूँ, तो फिर आपका जो है अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेलियर ऑफ ए मटेरियल इज कॉल्ड फेटिग। फेटिग कब होता है, जब उसका फेलियर यील्ड पॉइंट से ही पहले हो जाए, ठीक है। यील्ड पॉइंट नॉर्मल स्टेज में होता है, अगर उससे भी पहले हो जाए इसका मतलब उस पे जो है रिवर्सिबल लोड लग रहा है, तो उस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, डिजाइन ऑफ ए प्रेशर वेसल। प्रेशर वेसल का नॉर्मली जो है हुप स्ट्रेस, अगर कोई प्रेशर ऐसे है तो उस पे जो हुप स्ट्रेस लगता है, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, उसके बेस पे इसका डिजाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन अ मशीन कंपोनेंट ऑफ डक्टाइल मटेरियल इज नॉट सो हार्मफुल इट इज ब्रिटल। ये सही बात है। डक्टाइल के केस में क्या होता है, एबिलिटी होता है नेकिंग। जैसे अगर ये डक्टाइल वाला मटेरियल है, इस पे बहुत ज्यादा आप रिवर्सिबल लोड लगाओ, ये क्या होगा, थोड़ा बहुत ये फैल जाएगा, इसमें एक्सटेंशन डिफॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपका जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का मतलब अगर आपका स्ट्रेस सडनली बढ़ जाए तो किसी नेकिंग की वजह से या फिर नोच की वजह से, तो उसको स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो डक्टाइल के केस में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करने का जो एबिलिटी होता है उसके वजह से स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, बट ब्रिटल के पास प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की एबिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट फ्रैक्चर होता है, वो डिफॉर्म होकर स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज नहीं करता, वो डायरेक्ट उसमें जो है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज ही होते जाता है और सडनली फिर उसका फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन इस हिसाब से आपका ये वाला हो जाएगा। ये क्या करता है, यील्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट, ये डक्टाइल मटेरियल में डिस्ट्रीब्यूट करने की एबिलिटी होती है। नेक्स्ट है फिर आप देखो, डिजाइन कैलकुलेशन फॉर द मटेरियल सब्जेक्टेड टू फ्लक्चुएटिंग लोड विद सेम फैक्ट्री। मोस्ट कंजर्वेटिव जो देता है आपका सोडरबर्ग लाइन देता है, ठीक है। ये वाला टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे इसका ये इस टाइप से होता है, ये आपका हो गया सोडरबर्ग लाइन, ये आपका गुडमैन लाइन होता है, और ये आपका गड़बड़ पैराबोला होता है, ठीक है। सोडर यहाँ पे यील्ड लिमिट होता है, यहाँ पे अल्टीमेट लिमिट होता है, और इधर आपका एवरेज स्ट्रेस होता है। तो ये मोस्ट कंजर्वेटिव देखो, सबसे छोटा वाला ये होता है सोडरबर्ग का, ये आपका होता है गुडमैन का, और ये होता है गड़बड़ का। तो ये सब चीज याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बाय बी का वैल्यू जो है हमें 2 दिया हुआ है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन, तो हमें निकालना क्या है, स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका जो फॉर्मूला होता है स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का, वो होता है आपका KF इक्वल टू 1 + 2 A बाय बी, ओके। तो A बाय बी का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1, तो 2 × 1 + 1 3 हो जाएगा आपका आंसर। और यहाँ पे A क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ये क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है, ये A आपका ये वाला होता है, ठीक है, और B आपका ये वाला होता है, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका सिवियरिटी ऑफ स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन कैन बी रिड्यूस। स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन का सिवियरिटी आपको रिड्यूस करना है तो सिंपल क्या करो, जैसे अगर एक नोच है तो इसके वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा, इसी जगह बहुत ज्यादा नोच बना दो, ठीक है, या तो फिर इसका मटेरियल यहाँ से काट के हटा दो, या तो फिर यहाँ पे कोई ड्रिलिंग कर दो, तो बहुत सारे स्ट्रेस कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने के ऑप्शन है, ओके। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव, तीनों में यहाँ पे उसी के बारे में दिया है, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका एसएन कर्व इज वैलिड फॉर, एसएन कर्व ये बात ध्यान रखना हम सिर्फ और सिर्फ फेरियस मटेरियल के लिए ही होता है, ठीक है, जिसमें आपका यील्ड पॉइंट आता है और इंड्योरेंस पॉइंट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर आर यूज फॉर डक्टाइल मटेरियल अंडर स्टैटिक लोडिंग, ठीक है, नहीं ये होता ही नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर डक्टाइल के केस में तो होता ही, डक्टाइल के पास एबिलिटी होता है, अभी तो हमने ये वाला क्वेश्चन किया, इसके पास एबिलिटी होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे स्ट्रेस कंसंट्रेशन को, ठीक है, तो इसके केस में हमें फैक्टर यूज करने का जरूरत ही नहीं है। बट हाँ ब्रिटल में हमें पड़ता है, बिकॉज ब्रिटल के केस में हमें कोई भी टाइप का डिफॉर्मेशन नहीं मिलता है, ना तो वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो इसलिए हम ब्रिटल के केस में इस फैक्टर का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लो साइकिल एंड हाई साइकिल। सबसे पहले देखो लो साइकिल उसमें बोलता है जिसमें 10 टू पावर क्यू से कम में ही वो हो जाए, और हाई साइकिल 10 टू पावर क्यू से ज्यादा हो, ठीक है। लो साइकिल फैटिग कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रेस साइकिल लेस देन 1000, ये बात सही है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोर देन 10,000, ये बात गलत है, मोर देन 1000 होता है, ठीक है। थर्ड में बोल रहा है कि द मशीन कंपोनेंट सच एज द स्प्रिंग बॉल बेरिंग, ये इसमें हाई फिटिंग साइकिल, ये बात बिल्कुल सही है। ए ग्रेटर फैक्टर ऑफ द सेफ्टी इज टेकन टू द लो साइकिल, ये बात भी सही है, जो लो साइकिल होता है वो जल्दी लेस देन 100 साइकिल में ही फेल हो जाता है, तो यहाँ पे आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंक्रीज ऑफ द एक्चुअल स्ट्रेस ओवर नॉमिनल स्ट्रेस ड्यू टू द स्ट्रेस राइजिंग नॉचेज, नॉचेज के कारण जो राइजिंग होता है, इंक्रीज ऑफ एक्चुअल, यहाँ पे क्या बोला है, कितना इंक्रीज हुआ वो ये बोला है, ठीक है, इंक्रीज होके कितना हुआ ये नहीं बोला है। जैसे नॉमिनल स्ट्रेस आपका ये होगा, ठीक है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर एक्चुअल वाला मान लो आपका ये हुआ, ठीक है, तो इस फैक्टर की वजह से कितना इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होके ये वाला स्ट्रेस जो है इतना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हुआ वो आपका हो जाएगा सिग्मा नॉट 1 माइनस के एफ, ठीक है, इंक्रीज होके ये हुआ और इंक्रीज कितना हुआ तो इतना इंक्रीज हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा के एफ। और यहाँ पे देखो एक्चुअल स्ट्रेस बोला है, ठीक है, यहाँ पे ये के एफ है और यहाँ पे के टी है, थियोरिटिकल वाला है यहाँ पे के टी, तो आपको के एफ वाला एक्चुअल वाला करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैच करना है कि कौन सा गड़बड़ है कौन सा सोडरबर्ग है, तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, और ये वाला फिगर तो आपको 100% याद होना चाहिए, आंख मूंद के भी इसको मार सको, इस तरह से रटना पड़ेगा आपको। तो ये आपका हो जाएगा डी वाला कौन सा है, सोडरबर्ग, ठीक है, बी वाला कौन सा है, गड़बड़, और सी वाला कौन सा है आपका, गुडमैन। बाकी ये जो आपका है सिंपल फेलियर लाइन है, ठीक है, तो यहाँ से वो ऑप्शन आप मैच कर लो, इस तरह से आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ये ईएससी का इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो बोला गया है मोस्ट कंजर्वेटिव, ये क्वेश्चन हमने किया भी है पहले, तो मोस्ट कंजर्वेटिव सोडरबर्ग होता है अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परमिसिबल बेंडिंग मूवमेंट इन ए सर्कुलर शाफ्ट अंडर प्योर बेंडिंग इज एम, ठीक है, प्योर बेंडिंग के अंडर जो है आपका एम है, तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग परमिसिबल बेंडिंग मूवमेंट क्या है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी यानी रेनकाइन थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जितना आपका सिग्मा होता है यील्ड स्ट्रेस होता है वो आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के इक्वल होना चाहिए, तो वहां पे सिंपल आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शाफ्ट है जो कि डक्टाइल मटेरियल से बना हुआ और उस पे आपको कंबाइंड बेंडिंग और ट्विस्टिंग दोनों लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका हमें फेलियर पॉइंट निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट मोस्ट कंजर्वेटिव, यहाँ पे क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो मोस्ट कंजर्वेटिव डक्टाइल के लिए सबसे पहले डक्टाइल के लिए सिर्फ दो ही यूज होता है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी जिसको ट्रेस्का थ्योरी बोलते हैं, और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी जिसको वॉन माइसेस थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो होता है 0.5 सिग्मा होता है और इसके अकॉर्डिंग 0.577 सिग्मा होता है, तो देख लो सबसे ज्यादा छोटा कौन है, तो ये वाला, यानी मोस्ट कंजर्वेटिव आपका ये वाला देगा। नेक्स्ट है, इफ साइज ऑफ ए स्टैंडर्ड स्पेसिमेन ऑफ ए फैटिग टेस्टिंग मशीन इंक्रीज, ये सेम क्वेश्चन है हमने किया हुआ, तो हो जाएगा डिक्रीज। आपको ग्राफ बताने की कौन सा किसका ग्राफ है, जैसे ये थ्योरी ऑफ फेलियर आपने पढ़ा हुआ, ठीक है, तो थ्योरी ऑफ फेलियर के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये वाला जो ग्राफ है आपका मैक्सिमम ये रेनकाइन का हो जाएगा, ठीक है, ये आपका डिस्टॉर्शन वाले का हो जाएगा, ये आपका टेरेस्का का हो जाएगा, और ये वाला आपका सीरस्टेन वाले का हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, या तो फिर टेरेस्का थ्योरी, टेरेस्का थ्योरी आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला आपका डिस्टॉर्शन होता है, ये रेनकाइन साइकिल होता है, ये टेरेस्का, ये डिस्टॉर्शन, या तो फिर वन माइसेस थ्योरी, ये आपका रेनकाइन, या तो प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। फिर ये वाला क्वेश्चन हमने कर ही लिया है, ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे हु पोस्टुलेट द मैक्सिमम डिस्टॉर्शन, ये तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा,
तो मिसेस हैंग किया तो फिर इनको वन मिसेस भी बोला जाता है, ठीक है। ये इन्होंने डिस्टिलेशन किया। ये आपका है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वाला, और इन्होंने किया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये इन्होंने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैचिंग करने वाला। यहाँ पे आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जो देता है, कितना देता है, वो 0.5 देता है, ओके। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन आपका 0.57 देता है, यहाँ पे 62 दिया हुआ है। चलो कोई नहीं, तो ये मैच कर दो। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो तो आपका सिंपल 1 वाला देता है, और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी ये आपका बचा ही है 0.77। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है द थ्योरी ऑफ द फेलियर यूज इन द डिजाइनिंग द डक्टाइल मटेरियल इज द मोस्ट एक्यूरेट। सबसे ज्यादा एक्यूरेट जो होता है एक ही होता है, डिस्टॉर्शन एनर्जी। तो ओनली ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसी तरह के क्वेश्चन जो है 1-2 मार्क्स में आ सकते हैं। और अगर न्यूमेरिकल इस पे उन्होंने दे दिया, जैसे अगर उन्होंने, ये आपका सोडरबर्ग लाइन है, इस वाले पे अगर उन्होंने न्यूमेरिकल दे दिया तो यही आ जाएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, या तो फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो जो भी है आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करो, थ्योरी पढ़ो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन देख लो, काम हो जाएगा पास होने के लायक, ठीक है। तो होप ये टॉपिक जो भी मैंने अभी आपको बताया वो सब क्लियर होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट में मेंशन करें। और नेक्स्ट जो है इसी तरह मैं क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के अगले टॉपिक का अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं आप सबसे शेयर करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।